हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने आज तक चैप्टर नंबर 9 में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की स्टडी की है। इस एक्सरसाइज में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन की स्टडी को शुरू करने वाले हैं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बच्चों कि वास्तव में इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले अगर मैं एक बात करूं, मेरे पास कोई फंक्शन हो f' और मैं इसका नॉर्मली इंटीग्रेशन करूं, तो बच्चों आप लोग जानते हैं इसका आंसर क्या बन जाता है, fx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस c की वजह से ही इसे अनिश्चित समाकलन या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोला जाता है। अब होगा क्या, हमारे पास अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें इस इंटीग्रेशन के साथ लिमिट भी होगी। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होगा a और b। ये जो लिमिट होती हैं बच्चों, ये x की होती हैं, यानी ये वास्तव में x के मान होते हैं। उस कंडीशन में होगा क्या, ये इसका मान ज्ञात करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x बराबर a और x बराबर b, और उसके बाद एक मान यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और उसका क्या मतलब होता है, अपर लिमिट का मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू, x का मान b इस फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। तो यदि मैं इस वैल्यू के अंदर x का मान b रखूं तो यहाँ पर बनेगा fb, ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज नोट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट का मतलब x की वैल्यू रखी जाएगी a। तो यदि इसमें x का मान a रखूं तो यहाँ पर बनेगा fa प्लस c। ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इससे आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है। अब होगा क्या बच्चों, जैसे ही तुम इस कोष्ठक को खोलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा fb माइनस में fa। हुआ क्या, जो c था जिसकी वजह से हम लोग इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते थे, वो c हट चुका है। इसका मतलब अब इसकी वैल्यू एक निश्चित मान के रूप में आएगी, इसलिए इसे निश्चित समाकलन बोला जाता है। तो बच्चों, ये निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में अंतर होता है कि वहाँ पर c की वजह से वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसलिए इनडेफिनेट। यहाँ पर c है ही नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन या निश्चित समाकलन। अब होगा क्या, जब भी हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा हम लोग उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन ज्ञात करेंगे। जैसे ये इंटीग्रेशन आ गया बच्चों, इसका f' हट जाता है, यहाँ पर a और b नोट कर देंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी अब आपको c को लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली c तो अपने आप ही हो जाना है कैंसिल। तो अब जब भी मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर मान ज्ञात करूँगा, c को यूज़ नहीं करूँगा। इस प्रकार से हम लोग मान ज्ञात कर लिया करेंगे। तो नॉर्मली हम लोगों को इंटीग्रेशन ही करना है, जैसे हमने चैप्टर 9 में सीखा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। बस अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से एक फिक्स वैल्यू आने वाली है बच्चों। लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क है, जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो अब वो क्वेश्चन दो मेथड से हो सकते हैं बच्चों। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ये वैल्यू x की होंगी, ये वैल्यू बच्चों किसकी होती है, x की। इस इंटीग्रेशन को नाम दे रहा हूँ i में। अब इस क्वेश्चन को करूँ तो इसका जो अवकलन है यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम हमेशा यही तो करते थे कि साइन इनवर्स x को मान लेते हैं t, जिससे इसका अवकलन करने पर हमें क्या मिलता बच्चों, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx इज इक्वल टू दी dt। जैसे हम नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही हल करने वाले हैं। ये वैल्यू इसके अंदर कर देता हूँ पुट, लिमिट सेम रहेगी फिलहाल, यहाँ पर आ जाएगा t, इसके स्थान पर आ जाएगा dt बच्चों। अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर n के जैसे, ये बन जाएगा t²/2, लिमिट है 0 से 1। अब इसके साथ साथ एक बात और एक्सप्लेन कर दूं कि लिमिट का कांस्टेंट पर कोई असर नहीं होता। तो ये जो बटे में 2 लिख रहे हैं ना बच्चों, इसको आप चाहो तो इस लिमिट से बाहर कर दो, तो ये अगले स्टेप में बन जाएगा 1/2 और अंदर बचेगा सिर्फ t², ये लिमिट 0 से 1। अब हम क्या करते थे बच्चों, हमेशा माननी चीज़ों को हमेशा हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो जो ये t है इसका मान रख देते हैं वापस यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप आएगा 1/2
टी स्क्वायर का मतलब बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, और इस पर लिमिट है 0 से लेकर 1। अब ये ऊपर वाली वैल्यू इसमें रखते हैं, माइनस नीचे वाली वैल्यू रखते हैं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/2 बाहर है, बाहर रहने दो। अपर लिमिट का मतलब बनेगा बच्चों x के स्थान पर 1 रखना, तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का मतलब x के स्थान पर 0 रखना, तो आ जाएगा साइन इनवर्स 0 और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2, इसके अंदर देखिए इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 90, यानी कि π/2, और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0, तो ये 0 का स्क्वायर। इसको छोड़ देते हैं, इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं और गुणा कर देते हैं 1/2 से, तो बन जाएगा π²/8। ये आपका आंसर बन जाएगा बच्चों। नॉर्मल हम लोग जैसे इंटीग्रेशन हल करते थे बिल्कुल वैसे ही हम लोगों ने इसके इंटीग्रेशन को भी हल करना है, और लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को यूज़ कर लेना है। अब यहाँ पर जो दूसरा मेथड है उसका क्या मतलब है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी एग्जांपल में। ये एग्जांपल है अपना 0 से लेकर 1 साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और dx। तो हम लोगों ने क्वेश्चन की शुरुआत की, साइन इनवर्स x को मान लिया t, जिससे इसका अवकलन करने पर मिल जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx इज इक्वल टू दी dt, जिससे फिर से ये क्वेश्चन बन गया t और dt के रूप में। अब जब ये वाली लिमिट x की होती हैं बच्चों, तो क्यों ना इसे भी नए वेरिएबल जो हमने मान रखा है t उसके अंदर ही बदल दिया जाए। बस यही फ़र्क है, वहाँ पर पीछे हमने कुछ नहीं किया था, ये x के ही मान थे, ये x के मान थे, तो हमने यहाँ पर जो t था उसको x में बदला और बाद में यूज़ किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ से एक मेथड बदला जा सकता है, वो क्या कि ये जो हम लोग साइन इनवर्स x को t मान रहे हैं बच्चों, इसकी सहायता से x के मान को t के अंदर बदल दिया जाए। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा, हमें मानी हुई चीज़ को ख़त्म करना नहीं पड़ेगा। वो जो हम स्टेप यूज़ करते हैं मानी चीज़ का मान रखने वाला, उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, तो हम सबसे पहले जो x = 0 है बच्चों, इसको इसके अंदर कर देते हैं पुट। तो यहाँ से जो आएगा t, उसका मान क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या बनेगी 0, यानी अब जहाँ पर तुम x का मान 0 यूज़ कर रहे थे वहाँ पर जो t है उसका मान क्या यूज़ करोगे 0, तो ये जिसकी लोअर लिमिट है वो बन जाएगी 0। इसी प्रकार से अपर लिमिट में x का मान कितना था 1, उसको भी इसमें यूज़ करते हैं। तो x = 1 पर t का मान बन जाएगा साइन इनवर्स 1 इसमें रखने पर, जिसकी वैल्यू होती है π/2। तो अब जहाँ पर x का मान 1 था वहाँ पर t का मान बन जाएगा π/2, तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा π/2। अब बच्चों ये मान बन जाएगा किसका, t का। अब ये जो t है इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, क्या बन जाएगा बच्चों t²/2, और अब लिमिट किसकी आ रही है t की, t = 0 से t बराबर आ जाएगा π/2। अब तुम्हें मानी हुई चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, इसके बिना भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 1/2 को तो बाहर कर दिया बच्चों, कांस्टेंट है। अपर लिमिट का मतलब ये जो t है इसके स्थान पर ये मान अब पुट किया जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा π/2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का मतलब जो t है उसका मान क्या रखा जाएगा 0, तो ये 0 का स्क्वायर ओवरऑल ये बाहर 1/2, इसकी वैल्यू बन जाएगी π²/4। ये 0 है लिखने की ज़रूरत नहीं, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी π²/8। तो यदि आप नोट करेंगे तो दोनों ही साइड से मान एक जैसा आ रहा है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे तो मैं अब से जनरली इसी मेथड को यूज़ करूँगा, यानी जिसको हम नया वेरिएबल मान रहे हैं उसकी लिमिट को भी नए वेरिएबल के अंदर बदल देंगे, जिससे मानी हुई चीज़ को वापस ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 2 मेथड हैं बच्चों हमारे पास। ज़्यादा आसान मेथड यही है जिसमें मानी चीज़ को ख़त्म नहीं करने वाले। अब
एक एग्जाम्पल आपको और मैं एक्सप्लेन करता हूँ जिसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लाई आता है, यानी जब हम खंडशः समाकलन विधि का यूज़ करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। खंडशः समाकलन विधि के लिए फर्स्ट और जो सेकंड फंक्शन है उसका कर देते हैं चुनाव इलेट के आधार पर। तो ये फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये सेकंड, ये आई के इक्वल। जब ऐसा इंटीग्रेशन हल करेंगे बच्चों तो हम जानते हैं फर्स्ट को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का इंटीग्रेशन और dx। कहीं पर भी लिमिट का यूज़ मत करो, पहले इसको पूरे को हल कर लो। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये x इंटू ई की पावर x, इसका इंटीग्रेशन e की पावर x, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c यूज़ करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब जब ये वाला मान आ जाए इसमें से कॉमन ले लो e की पावर x, अगर हो सकता हो तो ऐसा। अब यहाँ पर लिमिट यूज़ कर लो बच्चों, 0 से लेकर क्या है बच्चों 1, यानी आपको बीच वाले स्टेप पर लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भूल मत जाना। ये बीच वाले स्टेप जैसे सोल्व करना चाहो वैसे सोल्व कर लो, उसके बाद आखिर वाले स्टेप पर लगा लो लिमिट, जिससे इसकी वैल्यू पहले x का मान 1 रखूँगा तो e की पावर 1 और 1 माइनस 1 माइनस x का मान 0 यानी e की पावर 0 और यहाँ पर बन जाएगा 0 माइनस 1, ये 0 यानी ये ओवरऑल 0, ये माइनस का निशान e की पावर 0 का मान 1, अंदर बचेगा माइनस 1, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1 और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार भी हम लोगों को हल करना आना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। आपको इस हिसाब से डेफिनेट इंटीग्रेशन को हल करना है। लेकिन अब होता क्या है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि या तो नॉर्मल इंटीग्रेशन के मेथड से हल ही नहीं होते या इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि उनको हल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम निश्चित समाकलन के गुणधर्मों का यूज़ करते हैं। निश्चित समाकलन को हल करने के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनका हम यूज़ करते हैं। उसके बेस पर कई बार बड़े बड़े क्वेश्चन या इम्पॉसिबल क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्मों की। इसके अंदर जो आपका पहला गुणधर्म है उसको गुणधर्म 1 या P1 बोला जाता है। P1, P2, P3 जितने भी गुणधर्म होंगे उनका इस प्रकार से हो जाएगा नाम। एग्ज़ाम में जिस भी गुणधर्म का यूज़ करो उसको साथ में मेंशन करना है कि हमने ये फलां स्टेप इस फलां गुणधर्म के आधार पर लिखा है। पहला गुणधर्म ये है कि यदि मेरे पास एक इंटीग्रेशन a to b हो fx dx के रूप में, तो सेम फंक्शन और सेम लिमिट होने पर वेरिएबल चेंज करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अब यहाँ पर अगर x की बजाय कोई नया वेरिएबल आ जाए t, फंक्शन सेम रहे अंदर वाला, लिमिट सेम रहे, तो भी इन दोनों के मान एक जैसे आएंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में अगर हम लिमिट को सेम रखते हुए फंक्शन को सेम रखते अंदर वाले वेरिएबल x की बजाय t, u, v कुछ भी रख दें तो भी उससे इंटीग्रेशन की लास्ट वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये हमारा पहला गुणधर्म है बच्चों। दूसरा गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 2 या बोलेंगे उसको P2। P2 गुणधर्म में क्या है कि यदि आप लिमिट a to b इंटीग्रेशन fx dx को हल करें और आप इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी a के स्थान पर b और b के स्थान पर a कर दें, यूं करके बाकी इंटीग्रेशन सेम रहे, तो इससे निश्चित समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा। यानी अगर आप लिमिट को इंटरचेंज करोगे बेटा तो प्लस से माइनस बन जाएगा और माइनस होगा तो उससे बन जाएगा वापस प्लस। यानी कॉमन सी बात यह है कि ऐसा करने पर समाकलन का चिन्ह बदल जाता है। तो हम लोग किसी ना किसी क्वेश्चन में इसको भी यूज़ कर लेंगे कि जो लिमिट है हमें ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में अगर माइनस हट जाए या माइनस आ जाए तो ज़्यादा ईजी हो सकता है, तो हम इस गुणधर्म का यूज़ कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है, a to b को अगर b to a बनाऊंगा तो समाकलन का चिन्ह बदल जाएगा। ये आपके पहले दो गुणधर्म हैं जो कि इस प्रकार नोट करने हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंट गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 3 या P3। ये इम्पोर्टेंट क्यों है अभी आपको आ जाएगा समझ में, मार्किंग कर लेना बच्चों इनकी, इम्पोर्टेंट है ये बहुत ही। और इम्पोर्टेंट क्यों है, सपोज कीजिए कि हमें एक इंटीग्रेशन हल करना है a to b fx और dx, और यदि a और b के बीच में कोई अन्य पॉइंट हो c, यानी इस लिमिट के बीच में कोई अन्य पॉइंट c हो, तो इस इंटीग्रेशन को
नए दो इंटीग्रेशन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें लिमिट क्या होगी बच्चों, पहले a से जाएंगे c और फिर c से जाएंगे b। फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार एक इंटीग्रेशन a से b को दो पार्ट में बांटकर भी लिखा जा सकता है यदि a और b के बीच में कोई अन्य पॉइंट c हो। तो व्यापक रूप में यानी बड़े रूप में यदि a और b के बीच में बहुत सारे पॉइंट हों, a1, a2, a3 सीक्वेंस में अप टू an, तो इसी इंटीग्रेशन a टू b को बहुत सारे भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों क्या होगा, a से a1, ये लो fx dx अंदर वाले फंक्शन को नहीं चेंज करना है। सेकंड क्या बनेगा, a1 a2 fx dx, फिर a2 से a3 जाऊंगा, a2 to a3 fx dx, और ऐसे लास्ट में an से b तक जाऊंगा। तो इस प्रकार ये गुणधर्म 3 के आधार पर इस प्रकार हल हो सकता है बच्चों। अब इसको समझने के लिए सिर्फ इतना सोचना है कि कोई व्यक्ति यदि a से b जाना चाहता है तो बीच में स्टॉपेज भी हो सकते हैं। अगर a की स्टॉपेज हो तो वो पहले a से b जाएगा, a से c जाएगा और फिर c से b, यानी इंटीग्रेशन a टू c और c टू बन जाएगा b। और अगर बहुत सारे पॉइंट पे स्टॉपेज ले तो a टू a1, a1 टू a2, a2 टू a3, इस प्रकार वो अपनी यात्रा को पूरी कर लेगा बच्चों। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस गुणधर्म का यूज़ कौन से वक्त पर किया जाता है। बहुत बार बच्चों आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर फंक्शन कुछ ऐसा लिखा होता है, x जब x का मान 2 या 2 से छोटा हो, 2x² - 3 जब x का मान 3 से बड़ा हो, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो जब ऐसा कोई फंक्शन आ जाए और आपको इंटीग्रेशन करने को बोला जाए इस फंक्शन का, तो उस कंडीशन में गुणधर्म 3 को यूज़ करना चाहिए। या आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर मोड आ जाए, अब तक हमने जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किए थे कहीं भी मोड नहीं आया था बच्चों, तो ऐसा मोड वाला क्वेश्चन आ जाए या महत्तम पूर्णांक x वाला फंक्शन आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन पर आपको गुणधर्म 3 को यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हमने इसी चीज़ को किया है नोट बच्चों कि गुणधर्म है 3, वो इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। और उसके लिए स्पेशल क्या है नोट कि यदि fx का मान दी गई सीमाओं के बीच में बदल रहा हो या मोड आ जाए, महत्तम पूर्णांक x आ जाए, तो इस गुणधर्म को यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा गुणधर्म P4। गुणधर्म बड़ा ही स्पेशल है बच्चों, ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ होने वाला है। और ये जो गुणधर्म है ये देखिए क्या है, सपोज कीजिए यदि मेरे पास एक इंटीग्रेशन है a टू b fx और dx के रूप में, तो सेम लिमिट पर यदि मैं x के स्थान पर a प्लस b माइनस एक्स कर दूँ, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स कर दूँ, तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लीजिए बच्चों, इस गुणधर्म से बहुत सारे क्वेश्चन हल होने वाले हैं। इसका भी एक विशेष रूप होता है, मोस्टली वही यूज़ किया जाता है। जो विशेष रूप है उसके अंदर लोअर लिमिट होती है बच्चों 0, और अपर लिमिट के स्थान पर हम यदि a कर दें तो यही नियम कुछ ऐसा हो जाएगा। अब 0 और a का योग करूं तो बच्चों a ही आने वाला है, तो x के स्थान पर लिखा जाता है अपर लिमिट माइनस एक्स, तो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। तो ये आपका नेक्स्ट गुणधर्म था। अब इस गुणधर्म का यूज़ हमें किस हिसाब से करना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर इस गुणधर्म को यूज़ करने के बाद समाकल्य का हर ना बदले तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। हर नहीं बदलना चाहिए इस गुणधर्म को यूज़ करने के बाद। स्पेशली जिन फंक्शन में लॉग वगैरह आ जाए वहाँ पर 90% तक इस गुणधर्म का यूज़ किया जाता है। और कई बार एक एक्स्ट्रा x को हटाने के लिए भी इस गुणधर्म को यूज़ किया जाता है बच्चों। कई बार क्वेश्चन में बड़ा इजी होता है सारा कुछ, लेकिन आपको लगता है यार अगर ये एक x ना होता तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी सॉल्व हो जाता, तो उस x को हटाने के लिए भी हम गुणधर्म P4 को यूज़ करते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपने इसको नोट कर लेना है।
नोट स्पेशली डाला गया है कि इस गुणधर्म को उस वक्त यूज़ किया था जब हर में कोई चेंज ना हो, और लॉग फंक्शन हो तो ज़्यादातर इसी गुणधर्म को यूज़ करते हैं, और एक एक्स्ट्रा एक्स को हटाने के लिए भी इसी गुणधर्म को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों P5, जिसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, मतलब इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो सिर्फ इसको नोट करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्या है बच्चों, यदि f(x) आवर्तनांक a का कोई आवर्ती फलन हो, यानी x के स्थान पर x प्लस a रखने पर भी फंक्शन में कोई चेंज ना आए, तो लिमिट 0 to na होने पर f(x) dx का मान बन जाएगा n इंटू 0 to a f(x) dx। इसका कोई यूज़ नहीं है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा गुणधर्म 6 या P6। P6 अपने आप में इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी यूज़ होने वाला है, तो मैं इसके ऊपर मार्किंग कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट के रूप में। ये गुणधर्म क्या है, इसके दो हैं रूप हमारे पास। यदि हमारे पास -a से a f(x) dx के रूप में कोई क्वेश्चन आ जाए, इसकी सबसे बड़ी जो पहचान है वो यही है कि सेम लिमिट होंगी, लेकिन एक का चिन्ह प्लस होगा और एक का बन जाएगा माइनस। तो इसका मान 2 गुणा में लिमिट 0 से a f(x) dx भी हो सकता है, इसका मान सिर्फ 0 भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि फंक्शन सम है या विषम। यदि फंक्शन सम है, f(x) कैसा फलन हो, सम, तो ये वाली वैल्यू बनती है, और f(x) यदि विषम हो तो ये वाली वैल्यू बनती है, यानी क्या बन जाता है, 0। तो इसकी जो पहचान है बच्चों वो -a से a होगी। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि अंदर वाला फंक्शन कैसा है, सम है या विषम। इनको सम और विषम संख्याओं के साथ नहीं जोड़ना है, क्योंकि संख्याओं के बारे में हम जनरली से एक बात जानते हैं कि यदि कोई संख्या विषम है तो वो सम नहीं हो सकती, सम है तो वो विषम नहीं हो सकती। लेकिन फंक्शन के साथ ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो सम नहीं हो वो विषम हो जाए, या विषम नहीं हो वो सम हो जाए। कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि ना तो वो सम हो और ना वो विषम हो। अब इसकी जो पहचान करनी है वो इस हिसाब से करनी है बच्चों। सम फलन का मतलब होता है कि f माइनस एक्स इज इक्वल f(x), यानी x के स्थान पर -x रखने पर भी फलन में कोई अंतर ना आए, तो वह बन जाता है सम फलन इवन फंक्शन। और यदि x के स्थान पर -x रखने पर फंक्शन -f(x) के रूप में आ जाए तो उसे बोलते हैं विषम फलन। अब इस चीज़ को थोड़ा इजी सॉल्व करने के लिए हम एक नया सिस्टम फॉलो करेंगे बच्चों। वो सिस्टम क्या है, आपको क्वेश्चन में जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन मिले आप उसको नोट कर लो, और उसके आधार पर f माइनस एक्स का मान भी ज्ञात कर लो। एक बार इनका योग कर लो और एक बार इनका अंतर कर लो। यदि इनका योग 0 आ जाए तो f(x) विषम फलन होगा, और यदि इनका अंतर 0 आ जाए तो f(x) सम फलन होगा। और अगर योग और अंतर दोनों ही ना 0 आए तो ना वो सम है और ना ही वो विषम है बच्चों, ध्यान रखना। तो P6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सम और विषम फलन की आपको जानकारी होनी चाहिए। उसकी जानकारी आपको करने के लिए इस हिसाब से फॉलो करना चाहिए जिससे पता लग जाए फलन सम है या विषम। और जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है वो क्या है, -a से a के रूप में इसकी बनती है लिमिट। ये था आपका बच्चों P6, इस हिसाब से आपको नोट करना है। नेक्स्ट है हमारा P7। P6 और P7 मिक्स हो जाते हैं बहुत बार, क्योंकि बच्चे इनको मिसकंसेप्शन यूज़ कर लेते हैं, तो इसके ऊपर भी आपने ध्यान देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो P7 है ये क्या है, इसके अंदर लिमिट होती है 0 से 2a f(x) dx। इसके भी बच्चों दो मान बनते हैं। पहला 2 गुणा में लिमिट 0 से a f(x) और dx, या बनता है इसका मान 0। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये आपको P6 के जैसा फील हो सकता है, लेकिन अंतर है इनमें। वहाँ पर तो हम सम और विषम को यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको यूज़ करेंगे। यदि f(2a) माइनस का x मान, यदि f(2a) माइनस x का मान ज्ञात करने पर अपर लिमिट -x, x के स्थान पर यदि अपर लिमिट -x रखने पर वापस f(x) आ जाए तो उसकी वैल्यू ये बन जाएगी, और अगर -f(x) आ जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी।
ध्यान रखना ये सम और विषम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। अब हमें यूज़ इसका किस हिसाब से करना है ये भी सोच लीजिए। यदि गुणधर्म 4 यानी P4 को यूज़ करने के बाद अंश और हर दोनों में ही कोई परिवर्तन ना आए तो हम वहाँ पर वास्तव में P4 का नहीं P7 का यूज़ करते हैं। क्योंकि बच्चों आप याद कीजिए, अभी बताया था P4 का यूज़ वहाँ होता है जब हर ना बदले। अब यदि अंश भी ना बदले और हर भी ना बदले तो वहाँ पर P7 का यूज़ होगा, ना कि P4 का। दोनों में अंतर नहीं है कुछ, क्योंकि यदि आप यहाँ देखेंगे तो अपर लिमिट माइनस एक्स का यूज़ कर रहा हूँ और जो P4 होता है उसमें भी अपर लिमिट माइनस एक्स का यूज़ होता है। अब क्वेश्चन आपको इस हिसाब से नहीं मिलेगा कि ये 2 गुणा में a लिखा होगा। क्वेश्चन आपको बच्चों इसी हिसाब से मिलने वाला है। देखो जैसे मान लो लिखा आ गया 0 से लेकर 4 तक और कोई फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो होगा क्या? अगर मुझे लग रहा है कि वहाँ पर P7 यूज़ होगा तो मैं इसकी अपर लिमिट को 2 गुणा के रूप में लिखूँ, यानी 2 को ले लूँगा कॉमन, 2 गुणा 2, फिर fx और dx। और मुझे लगता है इस गुणधर्म का यूज़ हो सकता है, तो इसमें से 1 2 को आगे शिफ्ट कर दूंगा, बाकी जो बची हुई लिमिट है उसको सेम नोट कर दूंगा। अच्छा, P6 और P7 में अंतर भी एक और, वो और क्या अंतर है कि वहाँ पर लोअर लिमिट क्या होती है -a, यहाँ पर क्या होती है 0। तो इस अंतर का भी रखना ध्यान, ताकि आपको पता रहे कि कहाँ हमें P6 यूज़ करना है और कहाँ पर हमें P7 यूज़ करना है, और वहाँ से आपको सम और विषम फलन के साथ वाली जो मिक्सअप है उससे भी आपका बचाव हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार ये आपके 7 गुणधर्म हैं, बहुत ही अच्छे गुणधर्म हैं। इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है P3, P4, P6 और P7। P1 और P2 का रेयर केस में यूज़ होता है बच्चों। अब 7वां गुणधर्म आपका ये रहा, नीचे स्पेशल नोट दिया है कि यदि गुणधर्म 4 के प्रयोग से पूरे fx में कोई परिवर्तन ना हो तो वहाँ पर गुणधर्म 7 को यूज़ करना चाहिए। यानी a माइनस एक्स रखने पर यदि पूरा ही fx ना बदले, सिर्फ हर ना बदले तो P4, और अंश और हर दोनों ना बदले तो वहाँ पर एक्चुअल में P7 का यूज़ होता है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक विशिष्ट मानक समाकलन। एग्जाम में भी आ सकता है, सीधा फॉर्मूले के रूप में भी यूज़ करना है, और वो क्या है? लिमिट 0 to 90 log sin x हो या log के अंदर आ जाए cos, दोनों ही इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम बनती है और ये किसके इक्वल आती है? -π/2 और log 2 के। फॉर्मूले की तरह भी यूज़ करना है, और पूरा अगर क्वेश्चन के फॉर्म में आए तो आपको किस हिसाब से इसको हल करना है, इसको हल करने की विधि एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हल करने की विधि, जिस इनमें से कोई भी एक उठा लीजिए, दोनों की वैल्यू एक जैसी आने वाली है, अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। मान लो मैंने इसको उठा लिया, इस इंटीग्रेशन को नाम देता हूँ I, जो कि है 0 to π/2 log sin x और dx। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद इसके अंदर P4 का यूज़ कर देंगे बच्चों। इसके अंदर क्या आ रहा है? log, और मैंने बताया जहाँ पर log आता है वहाँ पर जनरली किसका यूज़ किया जाता है? P4 का। तो P4 से अब जब P4 यूज़ करेंगे बच्चों तो I का रहता है, I इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिमिट भी सेम रहती है, बस x के स्थान पर वो जो P4 का एक विशिष्ट जो रूप था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो x के स्थान पे रखा जाता है अपर लिमिट माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा हल करना है बच्चों, इसको हल करूँगा तो लिमिट रहेगी सेम, log के अंदर बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा यानी कि कोस थीटा। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, ये I था, ये भी I का मान आ रहा है, दोनों की वैल्यू मतलब एक जैसी है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ ऊपर। तो इससे शुरू करोगे तो ये बनेगा, इससे शुरू करोगे तो ये बनेगा। अब जब भी P4 यूज़ किया जाता है बच्चों, वो इसी फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, यानी जो आपके पास आई है उसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, P4 यूज़ करने के बाद जो आंसर आएगा उसको दूसरी इक्वेशन दे दो। अब इसके बाद पहली और दूसरी समीकरण का योग किया जाता है, हमेशा ऐसे ही करना है। तो समीकरण 1 और 2 का योग कर दूंगा बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब योग होगा तो क्या बनेगा? I और I का योग 2I, फिर RHS का योग करूंगा तो पहले इंटीग्रेशन में था log sin x और दूसरे इंटीग्रेशन यानी सेम लिमिट पे था log cos x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब इनकी जो लिमिट है वो सेम है बच्चों, तो दोनों इंटीग्रेशन को मिक्स कर देता हूँ, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ ये इंटीग्रेशन और log sin x प्लस में log cos x।
जनरली हम इंटीग्रेशन के दो पार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम दोनों पार्ट को कर देते हैं मर्ज। अब इससे क्या होगा, हम लोग log m प्लस n का सूत्र यूज़ करते हैं। हम जानते हैं log m प्लस n क्या होता है, log m गुणा में n। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा बच्चों। अब इस क्वेश्चन को आगे हल करने के लिए हम लोग log के अंदर 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का भाग। तो ऊपर बन जाएगा 2 sin x cos x, जो कि बनता है साइन 2x का सूत्र हाफ एंगल वाला, और बटे में चल रहा है 2 और ये dx। इस पर log m बटे n का सूत्र लगाऊंगा, जिससे हमारे पास फाइनली लेफ्ट हैंड साइड में जो जा रहा था 2i, उसका मान बन जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट सेम log m का मतलब होगा साइन 2x से और n का मतलब होगा log 2 से बच्चों। इससे ये वाला स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन बना देंगे। सेम लिमिट, पहले में आएगा log साइन 2x, फिर माइनस का निशान, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1। लिमिट बच्चों सेम रही क्योंकि इसी इंटीग्रेशन के 2 हिस्से हो रहे हैं। अब फर्स्ट पार्ट को एक बार छोड़ दीजिए जैसा है, इसको हम अभी हल करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में कितना लिखा आ रहा था बच्चों, 2i। राइट हैंड साइड में log 2 को बाहर रखा और 1 का इंटीग्रेशन कर दिया x। लिमिट रहेगी सेम। अब इसको हल करना हमको आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बच्चों। इसको हल करने के लिए, उसको भी हल करूंगा, इसको भी हल करता हूं। इसको हल करने के लिए हम लोग 2x को मान लेंगे t, तो इसका मतलब इसका अवकलन भी होगा। अब अवकलन करूंगा बच्चों तो 2x का तो बन जाएगा 2 गुणा में नहीं है तो 2 को उधर शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ बचेगा dx और 1/2 और dt। अब मैंने बताया था जब भी हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो लिमिट को भी कर देते हैं चेंज। जब लोअर लिमिट 0 है, यानी जब x का मान है 0, तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करो और जो t है उसका मान ज्ञात करो। जब x का मान 0 होगा तो जो t है उसका मान भी बन जाएगा 0। ये बनेगी अब नई लोअर लिमिट। x का मान और कितना है, π/2। इसमें वैल्यू पुट करूँगा x के स्थान पर, तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ पाई। ये बन जाएगी नई अपर लिमिट। तो ये इंटीग्रेशन फाइनली क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में था 2i, इसमें बनेगा 1/2 बाहर, लिमिट 0 से लेकर हो जाएगी पाई, अंदर बन जाएगा log साइन t और dt। माइनस में चल रहा है log 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फॉर्मूला यूज़ कर लिया ये लो बच्चों यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी, वो इंटीग्रेशन ख़त्म। नेक्स्ट स्टेप में ये 2i, ये 1/2, ये सेम लिमिट हमने यूज़ यहाँ पर करना है p1 को। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि p1 का मतलब क्या होता है बच्चों, p1 का मतलब होता है कि सेम लिमिट सेम फंक्शन हो तो वेरिएबल चेंज करने पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर साइन x का यूज़ कर रहा हूँ, और सॉरी यहाँ पर बच्चों लिमिट जो है ये बन जाएगी सिर्फ पाई, क्योंकि यही ऊपर वाली लिमिट चल रही है। माइनस में ये है π/2 और log 2। अब इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए मैं फिर से लगाता हूँ P4, सिर्फ इस पर। P4 का क्या मतलब होता है बच्चों, P4 का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस x। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है बच्चों, f(x) बराबर log साइन x, और हम अपर लिमिट माइनस x लगा रहे हैं, यानी ये वाला मान। तो अब देखो यहाँ पर बनेगा log साइन पाई माइनस x, जो कि वास्तव में वापस बन जाएगा log साइन x। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि इस गुणधर्म का यूज़ करने के बाद, यानी P4 का यूज़ करने के बाद भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। और मैंने आपको अभी भी बताया है कि जब P4 यूज़ करने के बाद अंश और हर में कोई चेंज ना आए तो वास्तव में वहाँ पर किसका यूज़ करना चाहिए, P7 का। तो अब हम यहाँ पर P4 का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, P7 का। तो मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ये 1/2 P7 का यूज़ करने के लिए जो ऊपर लिखा है मैंने पाई,
उसमें से कॉमन लेता हूँ 2, तो बन जाएगा 2 गुणा में पाई बटे 2 और ये आ जाएगा log sin x और dx। आगे वाला स्टेप हम लोगों को रखना है सेम, बस यही स्टेप इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड में कौन चल रहा है 2i, यहाँ पर यूज़ करते हैं P7, यहाँ पर हमने यूज़ किया था P1, मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर P7 यूज़ करूँ तो ऊपर से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी बच्चों 2, ये लो, लिमिट 0 से आ जाएगा पाई बटे 2, अंदर है log sin x, इसको IT छोड़ दो, ये माइनस पाई बटे 2 और log 2 इसको भी IT छोड़ दो। ये हमने यूज़ किया है P7 बच्चों। अब P7 यूज़ करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल, अब ये वही इंटीग्रेशन आ गया जिससे हमने शुरुआत की थी, यानी ये वापस बन गया i। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम i को i के रूप में नोट कर देते हैं। i के पदों को एक तरफ रखते हुए i का मान समीकरण की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। ये माइनस पाई बटे 2 और log 2 आगे चल ही रहा है। नेक्स्ट स्टेप में i को इधर लाऊंगा, जब i को इधर लाऊंगा तो 2i माइनस i का मान बन जाएगा माइनस पाई बटे 2 और log 2। दोनों को हल कर दूं तो i माइनस पाई बटे 2 और log 2 बच्चों। और हमें अंत में यही सिद्ध करना था ना कि वो इंटीग्रेशन जो है उसका मान क्या बनेगा माइनस पाई बटे 2 और log 2। हालांकि इसका एक रूप और भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, जो आगे माइनस लिखा है बच्चों, ये -1 को log के अंदर घात के ऊपर कर देता हूँ शिफ्ट, हो सकता है ऐसा। तो नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा पाई बटे 2 और log के अंदर जो घात है उसके हिसाब से बन जाएगा 1 बटे 2। तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू यूज़ हो सकती है बच्चों। तो मैं क्वेश्चन में इसको भी यूज़ कर सकता हूँ और इसको भी। अब अगर एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन के अंदर ये वाला इंटीग्रेशन आ जाए, स्पेशली सॉल्व करते करते हम इस स्टेप पे आ जाएं, तो वहाँ पर इस बात का ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है तो इसको इस मेथड के जैसे पूरा हल करना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में है तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, फिर इसका स्टैंडर्ड वैल्यू ये वाली याद भी करनी है। यानी इसको फॉर्मूले की तरह भी यूज़ हो सकता है और पूरे मेथड को भी यूज़ हो सकता है। तो क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर होगा बच्चों डिपेंड ये कि अगर मार्क्स का कम है तो फॉर्मूला यूज़ कर लो, मार्क्स ज़्यादा हैं तो पूरा मेथड यूज़ कर लो। नेक्स्ट यही जो मानक समाकल आपको बताया विशिष्ट, उसके बारे में बताया, इस प्रकार से हल हो सकता है बच्चों, जिसकी फाइनल वैल्यू इन दोनों में से एक बन जाती है। नेक्स्ट एक नोट है जिसमें 3 स्पेशल बातें हैं, बड़ी अच्छी बातें हैं ये। सपोज कीजिए कि आप कोई इंटीग्रेशन हल कर रहे हैं निश्चित वाला, तो उसमें अगर लिमिट सेम आ जाए तो लिमिट सेम आने पर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी 0। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है तो वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों 0। अगर लिमिट 0 से हो 0, यानी लोअर लिमिट भी 0 अपर लिमिट भी 0, उस कंडीशन में भी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। कोई भी लिमिट हो a to b और आप अंदर 0 का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो 0 का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया बच्चों, हमेशा 0 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पर लिमिट का कोई असर नहीं होता। तो यदि 0 का इंटीग्रेशन करें लिमिट चाहे कुछ भी हो, आंसर उसका भी क्या आने वाला है 0 बच्चों। तो इस प्रकार हमने आपकी 10वीं एक्सरसाइज में निश्चित समाकलन के गुणधर्म और विशिष्ट समाकल का अध्ययन आज पूर्ण कर लिया है। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।